देखिए, झारखंड एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर झारखंड के जो सबसे बड़े मसले हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, और विस्थापन जो बड़े बड़े विस्थापन हुए, जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो माइनिंग एरियाज में हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में हुआ है। लेकिन उसमें क्या था कि कम से कम कंपनसेशन का जो अमाउंट था ठीक ठाक था, लोग फिर रोड किनारे कहीं ज़मीन वमीन करके घर बना लिए। लेकिन जिस एरिया में खेतीहर ज़मीन ले लिए गए और जहाँ पर बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस इलाकों के रिहैबिलिटेशन को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के जो R&R पॉलिसी है, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इस झारखंड के अंदर आज तक हो ही नहीं पाया। झारखंड में सरना धर्म कोड का विधेयक भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपने देखा कि झारखंड की स्थानीय नीति के विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया। आपने देखा कि झारखंड के OBC रिजर्वेशन और तमाम रिजर्वेशन के 77% रिजर्वेशन के विधेयक को रिजेक्ट कर दिया। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने लोगों के लिए वो लोक कल्याण की नीति बनाए जिससे जनता का कल्याण हो सके। और अगर झारखंड भारत का एक हिस्सा है और यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ पर विस्थापन हुआ है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, यहाँ के लोगों की ज़मीन ली गई, मुआवजा नहीं मिला है, और अगर ये मुद्दा सदन के पटल पर रखा जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी सरकार सत्ता में होगी उसकी ये जिम्मेवारी है कि इन समस्याओं का समाधान करे। जब झारखंड में बहुत शोषण और जुल्म था और झारखंड बनने के बाद भी वो शोषण और जुल्म और ज़्यादा बढ़ता चला गया, जबकि उसमें कमी आनी चाहिए थी। और झारखंड के लोग ना ब्यूरोक्रेसी में जा पाए, ना नौकरी में जा पाए, झारखंड के लोग ना रोजगार हासिल कर पाए और ना झारखंड के लोग अपनी ज़मीन बचा पाए। आज गोड्डा का हालत आप देखिए, वहाँ प्लांट बनता है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, बिजली बांग्लादेश जाती है और ज़मीन हमारी ली जाती है। इन परिस्थितियों में अगर इन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर नहीं रखा जाएगा तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। झारखंड समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पूरे देश का पता नहीं, पर झारखंड में ये लोकसभा चुनाव बहुत रोमांचक है कि पिछले 2-2.5 सालों से कुछ युवा सड़कों पर हैं और वो झारखंड को बदलने की बात करने के नाम पर सदन जाना चाहते हैं और जनता के बीच ये वादा कर रहे हैं कि सदन जाएंगे तो झारखंड की किस्मत बदल जाएगी। आपको जानकारी है कि टाइगर जयराम महतो की एक पार्टी है, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, और वो संगठन था, वो पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उसके बैनर तले लगभग 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जयराम महतो गिरिडीह से लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं वो संजय मेहता हैं, बहुत सारी डिग्री है और ये चुनाव लड़ रहे हैं हजारीबाग लोकसभा सीट से। क्षेत्र में जाते हैं, अपनी डिग्रियों की बात करते हैं, समझते हैं क्षेत्र की समस्या क्या समझ पा रहे हैं ये, और ये जिन बातों को कह रहे हैं वो क्या सदन जाकर उन बातों का समाधान, उन समस्याओं का समाधान संभव है। संजय, पहले तो जोहार। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपको भी जोहार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन की शुरुआत जिससे ये पूरा एक झारखंड में एक नया माहौल बना, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके प्रति भी कि आपने इसकी बुनियाद रखी थी। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। भले आप अभी पत्रकारिता में हैं लेकिन बुनियाद तो आपने रखी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, क्षेत्र घूम रहे हैं आप हजारीबाग, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया आप लोग जो घूम रहे हैं? देखिए, झारखंड एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर झारखंड के जो सबसे बड़े मसले हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, और विस्थापन जो बड़े बड़े विस्थापन हुए, जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो माइनिंग एरियाज में हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में हुआ है। लेकिन उसमें क्या था कि कम से कम कंपनसेशन का जो अमाउंट था ठीक ठाक था, लोग फिर रोड किनारे कहीं ज़मीन वमीन करके घर बना लिए। लेकिन जिस एरिया में खेतीहर ज़मीन ले लिए गए और जहाँ पर बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस इलाकों के रिहैबिलिटेशन को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के जो R&R पॉलिसी है, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इस झारखंड के अंदर आज तक हो ही नहीं पाया। और जिन लोगों की ज़मीनें गई, जो रैयत थे, वो उसी किसी कोयला प्लांट के समीप कहीं पर चाय बेच रहे हैं, कोई गुमटी खोल कर गुजारा कर रहे हैं। ये हालत झारखंडियों की हो गई है और हम लोग चाहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने। नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बातें हैं ही नहीं। झारखंड को लेकर सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन गिरेगी, कौन विधायक को खरीद लिया गया। ये मुद्दे आते हैं तो दिल्ली से मीडिया आ जाती है। लेकिन जैसे ही झारखंड का विस्थापन का मुद्दा होता है, रोजगार का मुद्दा होता है, तो दिल्ली की नोएडा मीडिया नहीं आती। वैसे सवाल आप ही लोग उठाते हैं, इसके लिए भी आपके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, सदन में आप अगर जाते हैं तो कितनी संभावना है? 500 आसपास सांसद हैं, उन 500 आसपास के सांसदों पे जितना आप गरजते हैं यहाँ मंचों से, क्या ये संभव है कि इतनी ही गर्जना लोकसभा के अंदर संभव है? क्योंकि आप तो कई नेताओं को के पॉलिटिकल कैंपेन को आपने देखा है,
वहाँ पे अलग संविधान, अलग तरीके का कानून चलता है, वहाँ मार्शल्स होते हैं, तो कितना संभव है वहाँ जाकर उस पर बात करना? इसमें दो मूल बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है और जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है और भारत की जो पूरी राजनीति है, उसमें वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। और वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना में सीधे तौर पर ये बात है कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने लोगों के लिए वो लोक कल्याण की नीति बनाए जिससे जनता का कल्याण हो सके। और अगर झारखंड भारत का एक हिस्सा है और यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ पर विस्थापन हुआ है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, यहाँ के लोगों की ज़मीन ली गई, मुआवजा नहीं मिला है, और अगर ये मुद्दा सदन के पटल पर रखा जाता है तो निश्चित तौर पर जो भी सरकार सत्ता में होगी उसकी ये जिम्मेवारी है कि इन समस्याओं का समाधान करे। और इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे 14 सांसद हैं कि 2 सांसद हैं कि 5 सांसद हैं। जो भी सरकार सत्ता में रहेगी उनको इन जनभावनाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि मूल बात यही है कि अंततः सरकार जनता के कल्याण के लिए बनी है। और अगर जनता की कोई समस्या है और सदन के पटल पर रखी जा रही है, सरकार के संज्ञान में आया है, तो सरकार को उसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। और अगर सरकार सिर्फ इस लिहाज से कि इसके सांसद कम हैं, हम इसको नहीं करेंगे, तो ये तो आप कह सकते हैं कि दोहरी राजनीति हो गई, पक्षपात की राजनीति हो गई। और भारतीय संविधान में कहीं पक्षपात की राजनीति नहीं, सिर्फ जन कल्याण की राजनीति का एक तरीके से उल्लेख है। सदन चल जाते हैं अगर जी, और इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है जी, तो आप भी तो यही आकर कहेंगे कि भाई हमारा बात नहीं सुना, हम बात उठाए हैं। आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन जो चीज़ें 20-25 साल में गड़बड़ की गई हैं, जो चीज़ें देश की आज़ादी के समय से अभी तक चलते आ रही हैं, जो चीज़ें संयुक्त बिहार के समय से गड़बड़ हो गई हैं, उसको 2 दिन में ठीक करना सही नहीं है। लेकिन सबसे पहली लड़ाई आकाश जी इस बात को लेकर के है कि झारखंड के ये मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का पहले हिस्सा तो बने, पहले देश के सदन के पटल पर ये बात तो रखी जाए। जिस आंदोलन की शुरुआत आपने की और तमाम साथियों ने किया, 3 सालों तक तो ये आंदोलन चला, लेकिन इन पिछले 3 सालों में आप गौर करिए कि 14 सांसद जो लोकसभा के हैं और 6 राज्यसभा के, इन लोगों में से कितने लोगों ने सदन के पटल पर ये बात रखी है कि झारखंड में ऐसी जन समस्याएं हैं और जनभावना ये कह रही है कि इन सारे बिंदुओं पर हमें एक पॉलिसी चाहिए, एक नीति चाहिए। इसकी चर्चा तक भी वहाँ पर नहीं हुई सदन के पटल पर। इसका मतलब कि झारखंड के ऐसे मुद्दे, जैसे आपने देखा कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात थी, विधेयक बन करके राज्यपाल महोदय के पास गया, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सीएनटी का कानून 9वीं अनुसूची में है, इसलिए ज़मीनें थोड़ी बहुत भी सुरक्षित हैं। हालांकि सीएनटी के कानून होने के बावजूद भी हालात आप जानते हैं कि आज रांची के आसपास के इलाकों में क्या स्थिति हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है तो वो संवैधानिक संशोधन का मसला है। तो मुझे यही लगता है कि कम से कम सरकार तक ये बात पहुँचाना, उसके कानों तक ये पहुँचाना और पूरे राष्ट्रीय विमर्श का झारखंड के मुद्दे को हिस्सा बनाना, ये एक सबसे बड़ी लड़ाई है। सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या सही में चाहते हैं कि सदन में जाइए? नहीं, एकदम ईमानदारी से। बिल्कुल मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम लोग यही चाहते हैं कि सदन में ये बात जाए कि आखिर झारखंडी जनमानस के साथ क्या दिक्कत हुआ। जब साउथ बिहार का इलाका था ये और दक्षिण बिहार, जब हम लोग संयुक्त बिहार के समय साथ में रहते थे, आपने देखा कि कितना शोषण और जुल्म हुआ इस इलाके में, और हमारे ही पुरखों ने लड़ करके इस राज्य को लिया। और आप भी लगातार झारखंडी आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत मुखर रहते हैं, झारखंडियत को लेकर के बहुत मुखर रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि पूरे साउथ बिहार के इलाके में जब 90 के दशक में और उससे पहले जब झारखंड में बहुत शोषण और जुल्म था, और झारखंड बनने के बाद भी वो शोषण और जुल्म और ज़्यादा बढ़ता चला गया, जबकि उसमें कमी आनी चाहिए थी। और झारखंड के लोग ना ब्यूरोक्रेसी में जा पाए, ना नौकरी में जा पाए, झारखंड के लोग ना रोजगार हासिल कर पाए और ना झारखंड के लोग अपनी ज़मीन बचा पाए। आज गोड्डा का हालत आप देखिए, वहाँ प्लांट बनता है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, बिजली बांग्लादेश जाती है और ज़मीन हमारी ली जाती है। इन परिस्थितियों में अगर इन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर नहीं रखा जाएगा तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? लेकिन जिन मुद्दों की आप लोग बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दा हो, खतियान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे तो राज्य के पटल से भी संभव हो सकते थे ना, विधानसभा के पटल से। लेकिन इसमें एक जो मसला आता है कि संविधान समानता का अधिकार देता है, और बार बार आपने देखा होगा कि कोर्ट में इन सभी विधेयकों को, झारखंड की स्थानीय नीति के विधेयक को, जो खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात है, उसको कोर्ट में इस बुनियाद पर चैलेंज किया जाता है कि जो आर्टिकल 14 की बात है और जो समानता के अधिकार की बात की जाती है संविधान के अंदर, कि समानता का अधिकार संविधान देता है, इसलिए किसी एक वर्ग विशेष को
आरक्षित उसके लिए नौकरी नहीं की जा सकती है, इसीलिए 9वीं अनुसूची की बात कही गई थी। लेकिन ये चीज़ें भी नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि अगर एक झारखंडी जनमानस बहुत शिद्दत के साथ ये बात कह रहा है कि हमें अपनी नौकरी में प्राथमिकता चाहिए और हमें इसके लिए कानून चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर पहल करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि 371D में किस तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। तो अगर 371 आप देखेंगे उसमें जो क्लाउज है जे तक है, अगर एक क्लाउज उसमें के जोड़ दिया जाए झारखंड के लिए विशेष प्रावधान, और उसमें कह दिया जाए कि झारखंड की नौकरी जो है झारखंडियों के लिए आरक्षित होगी, तो क्या ये रास्ता नहीं निकल सकता है? लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कोई पहल नहीं की जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाई पड़ता। ये सबसे दुखद है कि झारखंड को लेकर देश के संसद भवन में कभी कोई बहस होती ही नहीं है। मणिपुर में कुछ होता है तुरंत पूरा सदन हिल जाता है, बंगाल में कुछ होता है सदन हिल जाता है, उड़ीसा में कुछ हुआ सदन हिल गया, सिक्किम में कुछ हुआ सदन हिल गया, नॉर्थ ईस्ट के और तमाम इलाकों में कुछ हुआ सदन हिल गया। लेकिन झारखंड में कुछ होगा तो आप देखिए कि सदन कभी हिलता नहीं है। और यहाँ के सांसद सिर्फ कोयला का माइनिंग कैसे मिलेगा, अडानी के लोग कैसे आकर के कोयला निकालेंगे। गोंदलपुरा के आंदोलन को आपने कवर किया, ग्राम सभा ने बार बार रिजेक्ट किया कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। आज भी अडानी वहाँ ज़मीन लेना चाहती है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है और उन पर फर्जी केस किए जा रहे हैं। इस बात की गवाही आप भी दे सकते हैं। ये तो हालात है आकाश जी। क्या क्या मूल एजेंडा है आपका, मतलब मैनिफेस्टो के तौर पर जाना जाए तो किन किन मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए? देखिए, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और हम लोगों ने हमेशा झारखंड के मुद्दे पर बात की, तो मैंने अभी आपको एक बात जोड़ा था कि हम चाहते हैं कि ये मुद्दे सबसे पहले राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने। कौन से मुद्दे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहला जो आप लोगों को बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का जो पॉलिसी है। चूंकि माइनिंग एरिया में जब भी ज़मीन ली जाती है तो खनन मंत्रालय पहले उसका सर्वे करता है, और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको GSI कहते हैं, वो पहले ये सर्वे करके बताता है कि कहाँ पर कितनी गहराई में कितना कौन सा खनिज है, कोयला है और कितनी ज़मीन हमको लेनी है। और उसके बाद खनन मंत्रालय जो है सो माइनिंग के बाद जिस कंपनी को लीज दी जाती है तो उस कंपनी के द्वारा पहले सरकार अपने पास पैसा लेती है, उस पैसा को फिर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है सो जिला के भू कार्यालय को भेजती है, तब वहाँ के रैयत को मुआवजा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़मीन को एक्वायर कर रही है और उसी वक्त ये बात लागू होती है उन कंपनियों पर जिसको वो ओपन कोस्ट माइनिंग और माइनिंग के लिए जो भी प्रोजेक्ट मिलता है कि आप वहाँ पर CSR के प्रोजेक्ट चलाएंगे, आप वहाँ पर पुनर्वास की नीति को लागू करेंगे, आप वहाँ पर जो है सो मुआवजा सही से देंगे। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ी विसंगति है जिस पर एक तरीके से नेशनल इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, राष्ट्रीय स्तर पर इस पर दखल देने की ज़रूरत है केंद्र सरकार को। ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि झारखंड के ज़मीनों में जिस तरीके से यहाँ पर अधिग्रहण किया गया उसका मुआवजा दिया जाए, लोगों को पुनर्वास दिया जाए और यहाँ के लोगों को जो हम लोग बार बार ये कहते आ रहे हैं कि CSR का लाभ दिया जाए वो दिया जाए। ये हमारे सबसे मुख्य मुद्दे में से एक मुद्दा है। और बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे हमने कहा कि 9वीं अनुसूची में झारखंड की नीतियों को शामिल कराना, जो झारखंड के संबंध की जो पॉलिसीज़ हैं, ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा। जैसे झारखंड की जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसको लेकर के एक बहस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना कि ये हमें कानून चाहिए, अगर 9वीं अनुसूची नहीं होता है तो इसको 371D में आप शामिल करिए। ये हमारे मुद्दे मुख्य तौर पर होंगे। झारखंड में पिछड़ों की आबादी अच्छी आबादी है, लेकिन आरक्षण जो है वो उनके अनुसार उनको नहीं मिलता। तो क्या ये मांग पिछले लंबे समय से चल रही है? बकायदा सदन से निकल कर गया, अभी कुछ हो नहीं पाया राज्य के सदन से। जी। तो क्या ये मुद्दा है आपके एजेंडे? जी बिल्कुल। देखिए, मंडल कमीशन की जब सिफारिशों को आप पढ़ेंगे और मंडल कमीशन ने यही कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और झारखंड में ये OBC के साथ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिसकी आबादी लगभग 52% के आसपास है, उसको सिर्फ 14% का रिजर्वेशन मिल रहा है। और जबकि कमोबेश 27% का आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, संख्या के आधार पर मिलना चाहिए जितनी संख्या है, लेकिन कम से कम 27% का रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। और ये बिल्कुल असंवैधानिक है 14% का रिजर्वेशन OBC को दिया जाना। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे याद दिला दिया, और ये हमारे चूँकि जो मैनिफेस्टो बने हैं उसमें ये मुद्दे शामिल हैं। तो ये हमारा एक मुख्य एजेंडा है कि आखिर झारखंड के लोगों के साथ एक इतना बड़ा असंवैधानिक दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि मंडल कमीशन की सिफारिश साफ तौर पर यह कहती है कि यहाँ पर आरक्षण जो है कम से कम 27% दीजिए। दूसरी बात कि बगल के राज्य में 75% का रिजर्वेशन लागू हो गया बिहार में, लेकिन जब यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जरूर एक पहल किया, इस पर मैं सरकार को ये कहूँगा कि 77% जो रिजर्वेशन था ST SC OBC और EWS का, उस रिजर्वेशन के लिए एक ड्राफ्ट बनी, एक विधेयक बना, राज्यपाल महोदय के पास गया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस बात को ऐसे समझिए
कि झारखंड में सरना धर्म कोड का विधेयक भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपने देखा कि झारखंड की स्थानीय नीति के विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया। आपने देखा कि झारखंड के ओबीसी रिजर्वेशन और तमाम रिजर्वेशन के 77% रिजर्वेशन के विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया। तो राज्यपाल महोदय किसके इशारे पर काम करते हैं? दिल्ली के इशारे पर। तो इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी ना किसी तरीके से झारखंड के हित की जो नीतियाँ हैं उसको राज्यपाल के रास्ते से रिजेक्ट करा करके झारखंड का कल्याण नहीं करना चाहते हैं। और इसी मुद्दे को बहुत ही मुखरता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ले जाना चाहते हैं कि ये देखिए झारखंड के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है और यहाँ की नीतियों को राज्यपाल के रास्ते से बार बार रिजेक्ट करके झारखंड के आम लोगों का दोहन किया जा रहा है। ख़त्म करेंगे अब इस पे अंतिम सवाल यह है कि भारत और राज्य खास झारखंड में भी चुनाव धर्म जाति हिंदू मुसलमान जात गोतिया इस पर वोट दिया जाता है, पिछले लंबे समय से दिया जा रहा है। मोदी जी अभी आएंगे, फिर सनातन संस्कृति की बात करेंगे, कोई और लोग आएंगे कुछ बात करेंगे। हजारीबाग लोकसभा जिस जाति का बहुल है उनके अपने प्रत्याशी हैं, कुर्मी बहुल इलाका है, कुर्मी के प्रत्याशी हैं। तो ये सब कुछ कैसे आप उसको पाट पाएंगे कि मोदी जी आए और धर्म की बात करें, लोग सुने लेकिन वोट आपको दे, कोई आएगा जात की बात करेगा, लोग सुने लेकिन वोट आपको दे, ये कैसे कर पाएंगे? नहीं, चूँकि मैंने जो देखा था, चूँकि आपने जातिगत आंकड़े की बात की, ठीक है, राजनीति में जातिगत आंकड़े की बात की जाती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ पर कोयरी कुशवाहा की जो आबादी है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। आप अगर जब देखेंगे यहाँ पे कुर्मी मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। अगर मुसलमानों की आबादी देखेंगे वोटिंग की संख्या में तो लगभग 3,70,000 के आसपास है। ये एक मुख्य वोटर्स हैं यहाँ के। लेकिन चूँकि आपने कहा कि जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोटिंग होती है, चूँकि जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास नेशनल नैरेटिव सेट करने का पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा है, उन लोगों के पास सेटअप है, वो अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि चूँकि उन लोगों की ताकत बहुत बड़ी है, उन लोगों के पास बहुत सारे संसाधन है, मीडिया है, अखबार है, सब कुछ है, यूट्यूब है, सारे सूचना के तंत्र पर उनका एक नियंत्रण है। लेकिन इसी ताकत को हराने के लिए, चूँकि वो ताकत हम लोगों के पास है नहीं और हम लोग वो ताकत तुरंत हासिल भी नहीं कर सकते, उसी का विकल्प हम लोगों ने चुना है कि गांव-गांव जाकर के माइक और चोंगा के साथ हम लोग समझा रहे हैं। और ये सफ़र आप देख रहे हैं कि 3 साल से चल रहा है और अभी रात के 1 बजे तक चलेगा, सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। आप देखते होंगे गला भी बैठ गया है। तो हम लोग इस तरीके से इसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं झारखंड की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता ने इस बात को समझा है कि दिल्ली ने सिर्फ झारखंड के साथ छल किया है और झारखंड का कल्याण यहाँ के आम लोग ही कर सकते हैं, झारखंडी लोग ही कर सकते हैं। इसलिए नेतृत्व में अवसर झारखंडी लोगों को दिया जाना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि लीडरशिप का स्किल गांव घर के लोग भी अब समझ रहे हैं कि साधारण घरों में शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि आपने ये गौर किया होगा झारखंड के अंदर खास करके कि यहाँ पर सिर्फ मंत्री का बेटा, मंत्री की पत्नी, सांसद का बेटा, विधायक का बेटा, विधायक की पत्नी, विधायक की बेटी, यही लोग यहाँ के लीडरशिप में आ रहे हैं। तो साधारण लोग यहाँ के लीडरशिप में आए, इसलिए झारखंड की जनता भी इस बार जाग चुकी है कि हम लोग आम साधारण लोगों को अवसर देंगे और झारखंड में झारखंडियत की जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको साथ देंगे। इसमें हमारे भाई जयराम महतो जी हैं, पूरी JB केसेस की टीम है जो अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तौर पर तब्दील हुई है। ये पूरी टीम झारखंड में शिद्दत के साथ काम कर रही है और आप जैसे पत्रकारों का साथ मिल रहा है। तो ये संजय मेहता हैं, हजारीबाग लोकसभा से प्रत्याशी हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर से, यानी वर्तमान में जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उसके बैनर से। ये जो बातें कह रहे हैं वो बातें बहुत गंभीर बातें हैं और उस पर कितना काम झारखंड के लोग कर पाएंगे, कितना सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, ये तो देखना महत्वपूर्ण भी है और वो देखा चुनाव के बाद ही जाएगा। फिलहाल संजय क्षेत्र में है, हम लोग भी हैं फिलहाल। मिलते हैं संजय, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं आपके लिए। आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से चल करके हमारे कैंपेन को ट्रेल कर रहे हैं और आपने कवर किया और एक शानदार इंटरव्यू किया। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार और एक शानदार पत्रकारिता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर, जोहार।